हेलो एवरीवन, वेलकम करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल जुडिशियल अड्डा पे। आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही खास है जो लोग एमपीपीसीएसजे का एग्जाम देने जा रहे हैं 6 मई 2022 को। और आप जैसा कि जानते हो कि एमपीपीसीएसजे में दो लोकल लॉज हैं जो वो पूछ रहे हैं। एक एमपी एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट 1961, एक एमपी लैंड रेवेन्यू एक्ट है। ये जो वीडियो है एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट के ऊपर है जो हम आपके लिए लाए हैं, और इस पे एमसीक्यूज जो इंपॉर्टेंट बनते हैं यानी कि लास्ट ईयर से जितने भी क्वेश्चंस आए हैं इस एक्ट से वो आपके सामने रखा जाएगा, एक सिंक्रोनाइज वे में आपके सामने रखा जाएगा। कोशिश करूंगा कि आपको याद भी दिला सकूं। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे यूट्यूब चैनल में जितने भी एमसीक्यूज डिस्कस होते हैं वो कुछ ना कुछ आते रहते हैं एग्जामिनेशन में। डीजीएस में भी आपने देखा कि कहीं जो प्रीवियस मॉडल पेपर में डिस्कस नहीं हुआ था क्वेश्चन, वो क्वेश्चन आ गया था एलएलपी एक्ट से। अगर आपको याद हो, हमारे यूट्यूब चैनल पे हमने डिस्कस किया था कि रेसिडेंट इन इंडिया किसे कहते हैं, वो हमने डिस्कस कर दिया था। और हमें भी उम्मीद नहीं थी कि ये क्वेश्चन आ जाएगा, लेकिन अभी डीजीएस में क्या पूछ लिया कि रेसिडेंट इन इंडिया कहते किसे हैं। वो इनकम टैक्स एक्ट प्रोविजन के हिसाब से पूछ लिया था कि जो बंदा प्रीवियस ईयर में 182 डेज एटलीस्ट रहा उसको रेसिडेंट इन इंडिया बोल देंगे। तो कहां तक पूछ सकता है एग्जामिनर, हम भी नहीं जानते। हम एक सिर्फ एक्सपेक्टेशन के बेस पे, लॉ के बेस पे, एक उम्मीद से हम आपके सामने डिस्कस करते हैं। हम चाहते हैं कि वही चीजें आए जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। अब ये एग्जामिनेशन कहां तक अंदर जा सकता है वो सारी प्रोबेबिलिटीज को हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए आगे डिस्कस करते हैं एमसीक्यूज। और मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो का सेकंड पार्ट भी आएगा, और सेकंड पार्ट में हम लोग अपने मॉडल पेपर, ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं ये सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कहीं ना कहीं आए हैं उसको हमने रखा है। लेकिन सेकंड जब पार्ट इसका आएगा तो हम अपने एक्सपेक्टेशन बेसिस पे, यानी कि मॉडल क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। हम जो क्वेश्चन प्रिपेयर करेंगे जो आ सकते हैं, जिसके चांसेस बनते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। तो आप हमें 10 से 15 मिनट दीजिए और वीडियो को देखिए और फटाफट हम लोग एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इफ ए tenant under the MP Accommodation Control Act 1961 section 13(1) fails to deposit or pay any amount as required by this section, court may order the defense against eviction to be struck out under which section of the act। तो ये सेक्शन 13 जब आप पढ़ेंगे तो वहां पे बातें की गई है। मैं आपको ये भी बता दूं कि सेक्शन 13(1) में क्या कहा गया है। वो कहता है कि अगर डिपॉजिट करने से फेल हो गया, अमाउंट नहीं पे किया, तो कोर्ट जो है जो एविक्शन के अगेंस्ट में टेनेंट के पास ये रास्ता है कि वो डिफेंस कर सके, उसको फिर डिफेंस करने की इजाजत नहीं होगी अगर वो अमाउंट पे नहीं करता, डिपॉजिट नहीं करता है। तो ये कहता है टेनेंट के बारे में। और ये कहा गया 13 सबसेक्शन 6 में कहा गया है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा डी वाला। तो उम्मीद करता हूं कि डी आपको सही आंसर लगा होगा। और अगर आपको कोई क्वेरी है, अगर आप चाहते हैं कि सेकंड पार्ट इसका है, तो हमें आप कमेंट कर सकते हैं। आपको लगता है कोई क्वेश्चन में कंफ्यूजन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आप हमें सजेशन भी दे सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन, अंडर एमपी एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट 1961 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंबर ऑफ फैमिली। तो अब आप वहां पे देखेंगे कि भाई लैंडलॉर्ड चाहे तो अगर अपनी फैमिली के लिए वो खाली करवाना चाहे, एविक्ट करवाना चाहे टेनेंट से अपना घर, तो खाली करवा सकता है। अब सवाल ये यहाँ पे पैदा होता है कि मेंबर ऑफ फैमिली में कौन कौन आ सकता है। तो लैंडलॉर्ड के जो मैरिड सिस्टर है, या ग्रैंडफादर है, या सी ब्रदर है, डी ब्रदर से सन है। तो इसमें ए वाला करेक्ट आंसर है। यहाँ पे फैमिली में ये इंक्लूड नहीं होगी। लड़की की शादी होगी, वो अपने घर चलेगी, उसके लिए वो एविक्ट नहीं करवा सकता लैंडलॉर्ड मकान को, ये फैमिली में नहीं इंक्लूड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द पर्पज ऑफ चैप्टर 3A एमपी एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट लैंडलॉर्ड डज नॉट इंक्लूड। अब लैंडलॉर्ड में कौन कौन नहीं आएंगे? फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन ये आता है, रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट ये भी आता है, विडो और डिवोर्स वाइफ ये भी आता है, ये आती हैं। रिटायर्ड एम्प्लॉय इन प्राइवेट कंपनी ये वाला नहीं आता, ये रिटायर्ड है, आप करेक्ट कर लीजिएगा। तो डी यहाँ पे हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैंडर्ड रेंट शैल बी फिक्स्ड फॉर टेनेंसी ऑफ। देखिए स्टैंडर्ड रेंट जो फिक्सेशन होता है स्टैंडर्ड रेंट का, वो आपको पता होना चाहिए कितने मंथ के लिए होता है। वो 12 महीने के लिए होता है। और स्टैंडर्ड रेंट का जो सेक्शन है वो सेक्शन 6 है। उम्मीद करता हूं कि सेक्शन भी आपको याद रहेगा। सेक्शन 7 है, सॉरी 7 है स्टैंडर्ड रेंट का, स्टैंडर्ड रेंट। क्योंकि हो सकता है सेक्शन भी पूछ ले, तो हर लिहाज से हमें पढ़ना है। तो स्टैंडर्ड रेंट शैल बी फिक्स फॉर टेनेंसी ऑफ 12 मंथ्स, ये 12 मंथ्स के लिए फिक्स होता है। उसके बाद फिर आगे दोबारा चीजें हो सकती हैं, अप एंड डाउन हो सकते हैं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए हमारे चैनल को, कमेंट भी कर सकते हैं आप, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस आपको अच्छे अच्छे मिल पाए। Coming question, a revision against a final order passed by the rent controlling authority on a application submitted by a retired government servant for eviction of his tenant on the ground of bona fide requirement shall be presented to। अभी कह रहे हैं रिवीजन के बारे में बोल रहे हैं कि रिवीजन कहाँ पे जा सकता है। तो यहाँ पे हाई कोर्ट आप याद कर लीजिए कि हाई कोर्ट में रिवीजन जो रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी ने पास किया है ऑर्डर रिलेटिंग टू रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट है, वो एविक्ट करने के लिए टेनेंट को उसने अप्लाई किया था रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी के पास। तो रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी कोई भी ऑर्डर पारित करेगी तो उसका रिवीजन कहाँ पे हो सकता है? हाई कोर्ट में हो सकता है। ये भी क्वेश्चन कई बार आए हैं।
फिफ्थ वाला सिक्स्थ वाला कमिंग क्वेश्चन देख लेते हैं। कमिंग क्वेश्चन है, अंडर सेक्शन 13(2) ऑफ एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट द फिक्सिंग ऑफ प्रोविजनल रेंट इज नेसेसरी वेयर द डिस्प्यूट रिलेट्स टू। देखिए कभी कभी प्रोविजनल रेंट भी फिक्स किया जाता है, वो 13 में बताया गया है, सेक्शन 13 में बताया गया है और सब सेक्शन 2 में बताया गया है। वहां पे बताया गया है कि भाई अगर अमाउंट ऑफ रेंट से रिलेटेड डिस्प्यूट है तो सेक्शन 13 कहता है व्हेन टेनेंट कैन गेट बेनिफिट ऑफ प्रोटेक्शन अगेंस्ट एविक्शन। तो यहाँ पे बताया गया है कि टेनेंट को कब कब बेनिफिट मिल सकता है, एविक्ट नहीं किया जाएगा उसको, है ना। तो इसी तरीके से सेक्शन 13 सब सेक्शन 2 में बताया है कि प्रोविजनल रेंट के बारे में बताया है। वहां पे बताया है कि भाई अगर रेंट पेबल बाय द टेनेंट जो है वो डिस्प्यूट में है तो कोर्ट जो है, कोर्ट ऐसा करेगी। ऐसा भी पूछ सकता है प्रोविजनल जो रेंट होता है, रीजनेबल प्रोविजनल रेंट कौन फिक्स करता है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए, कोर्ट शैल ऑन द प्ली मेड बाय अदर लैंडलॉर्ड ऑफ टेनेंट, कि भाई जब तक झगड़ा चलता रहेगा, डिस्प्यूट चलता रहेगा और तब तक फॉर द टाइम बीइंग एक प्रोविजनल रेंट के तौर पे बेसिस पे फिक्स कर दिया जाएगा, ताकि चीजें वो जमा होती रहें और चीजें रुकेंगी तो नहीं। तो फॉर द टाइम बीइंग एक रेंट फिक्स हो जाता है, उसको हम प्रोविजनल रेंट कहते हैं। और किसके पास पावर है? कोर्ट के पास पावर है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, किसके पास पावर है। तो आई होप कि आपको क्लियर हुई होंगी चीजें। इन केस ऑफ कंपोजिट टेनेंसी ऑफ रेसिडेंशियल एंड नॉन रेसिडेंशियल पर्पस, लैंडलॉर्ड कैन सीक एविक्शन ऑफ टेनेंट, कहते हैं बाय प्रोवाइडिंग नीड फॉर रेसिडेंशियल पर्पस, बाय प्रोवाइडिंग नीड फॉर नॉन रेसिडेंशियल पर्पस, बाय प्रोवाइडिंग नीड फॉर एनी पर्पस। तो यहाँ पे एनी पर्पस वाला ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the tenant has, whether before or after the commencement of this act, caused or permitted to be caused substantial damage to the accommodation, this ground of eviction is mentioned in। अब आप देखेंगे सेक्शन 12 में कई सारे ग्राउंड दिए हैं, वो आपको याद करना होगा, ABCDEFGH करके P तक दिया है। तो ए से लेके जो पी तक दिया है, आप शॉर्ट में उसको याद कर लीजिए, कहीं ना कहीं क्वेश्चन इससे रखे हुए समझ के चलो आपकी इससे आने ही आने। तो बेसिकली पूछेगा कि 12 1 ए में क्या है, बी में क्या है, सी में, कुछ भी पूछ सकते हैं वो। तो यहाँ पे के में आपको बताना पड़ेगा, के में अभी ये पूछ रहे, पूरी बातें लिख दी है वो कि भाई अगर सब्सटैंशियल डैमेज हुआ एकोमोडेशन को तो इसको ग्राउंड बना के जो है वहां पे एविक्ट कराया जा सकता है टेनेंट को, है ना। तो ये के में मेंशन है। तो देखिए थोड़ा सा टफ है याद करना इसको, लेकिन आप करते रहिए, क्वेश्चन करते रहिए और एक बार याद कर लीजिए, तो आई थिंक ये आसान भी है, उतना जितना टफ लग रहा है उतना आसान भी है। कमिंग क्वेश्चन, व्हाट इज द रॉन्ग अबाउट अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी। कह रहे रॉन्ग क्या है, तो रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी जो भी ऑर्डर पारित करेगी वहां अपील में, इसके अगेंस्ट में अपील में जा सकते, कहां जा सकते, इट कैन बी फाइल इन द कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज, ये बात सही है। डिसीजन ऑफ द अपीलिएट कोर्ट शेल बी फाइनल, ये भी बात सही है। एन अपील शेल लाई फ्रॉम एवरी ऑर्डर ऑफ द रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी मेड अंडर दिस एक्ट, ये भी बात सही है। लिमिटेशन ऑफ फाइलिंग अपील इज 90 डेज एक्सक्लूडिंग द पीरियड रिक्विजिट फॉर, ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पे 90 डेज होना चाहिए। लिमिटेशन पीरियड है जो अपील फाइल करने का, वो 30 डेज होना चाहिए। तो आई होप कि अब आपको ये समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड एक चैप्टर भी है, मैं चैप्टर का नाम भी बता देता हूँ, जहाँ पे अपील से रिलेटेड सारी चीजें आप पढ़ सकते हैं। तो चैप्टर का नाम आपका डिपॉजिट ऑफ रेंट हो गया, और चैप्टर 4 है आपका डिपॉजिट ऑफ रेंट में। तो चैप्टर 5 है आपका अपॉइंटमेंट ऑफ रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी, देयर पावर्स, फंक्शंस, अपील। तो चैप्टर 5 में जब आप पढ़ेंगे 31 पढ़ेंगे तो उसमें बताया कि अपील कहाँ जाएगा, है ना। तो वहां बताया ना डिस्ट्रिक्ट जज के पास अपील लाई होता है ना। तो और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के पास सेकंड अपील जो है, फर्स्ट अपील तो है एडीजी या डिस्ट्रिक्ट जज के पास होता है, सेकंड अपील जो है आप हाई कोर्ट में कर सकते हो। लिमिटेशन पीरियड भी दिया है वहां पे, 30 दिन होगा फ्रॉम द ऑर्डर मेड बाय आरसीए, 30 दिन के अंदर आपको अपील करना होगा। तो ये सब आप ध्यान दीजिएगा। वेयर एन ऑर्डर फॉर एविक्शन ऑफ ए टेनेंट इज मेड अंडर सेक्शन 12 on the ground specified in clause E of subsection 1, tenant is entitled to amount by way of compensation from landlord। अभी कह रहा है कि अगर मान लिया टेनेंट को क्लॉज ई के मुताबिक हटाया गया है, इविक्ट किया गया है, तो क्या टेनेंट कोई हकदार है, कंपनसेशन का हकदार होता है? तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कहीं एक्ट में नहीं लिखा है। अगर वो ई के आधार पर लैंडलॉर्ड उसको हटाना चाहता है 12(1)E के आधार पे, अब 12(1)E क्या है मैं आपको बता देता हूँ। 12(1)E में है कि भाई अकोमोडेशन लेट फॉर रेजिडेंशियल पर्पस के लिए लैंडलॉर्ड ने उसको दिया था। अब लैंडलॉर्ड को क्या जरूरत पड़ गई कि भाई उसकी जो है फैमिली है और कोई मेंबर कोई फैमिली है अपने यूज के लिए, है ना, फॉर हिज ओन यूज इन हिज ऑक्यूपेशन इन द सिटी टाउन कंसर्न। तो कहते हैं कि अपने यूज के लिए लैंडलॉर्ड उसे खाली करवाना चाहते हैं, तो ये खाली करवा सकते हैं, इसके लिए कोई कंपनसेशन नहीं देना होता है, वो लैंडलॉर्ड को कोई कंपनसेशन नहीं देगा। तो ये यहाँ पे सी वाला करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Essential supply enjoyed by a tenant in respect of the accommodation let to him is,
कट ऑफ बाय द लैंडलॉर्ड हु विल मेक एन ऑर्डर टू रिस्टोर सच सप्लाई। अब आपको पता है कि लैंडलॉर्ड जो है, जो इसेंशियल सप्लाई है, इलेक्ट्रिसिटी है या और कोई भी जो जरूरत की चीज है, वो कट ऑफ नहीं करता है। लैंडलॉर्ड करता है तो उसको पेनाल्टी भी लगती है ना। ये नहीं कि लाइट काट दे टेनेंट का या जो भी और जरूरत की चीज है, पानी बंद कर दे, ऐसा नहीं होता है। ऐसा अगर करेगा तो पेनाल्टी होती है। और ये कह रहे हु विल मेक एन ऑर्डर टू रिस्टोर सच सप्लाई, अगर मान लिया ऐसा कर देता है तो किसके पास पावर है कि इस सारे फैसिलिटीज को रिस्टोर करा सके। तो आपका आंसर होना चाहिए सी, रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी के पास पावर है। और ये सेक्शन जो है, इसका सेक्शन में बता देता हूँ, सेक्शन 38 है। 38 में ही लिखा है कि कटिंग ऑफ और विथ होल्डिंग एसेंशियल सप्लाई और सर्विस। और 43 में इसके बारे में, पेनल्टी के बारे में बताया गया कि अगर ऐसा करता है तो फिर क्या होगा। तो वो भी क्वेश्चन आता रहता है। मैं आपको ये भी बता दूं साथ साथ, 43 में जो पेनाल्टीज है, वहां पे 43 का सबसेक्शन आप 5 पढ़िएगा तो वहां पे कहता है कि अगर मान लिया 38 लैंडलॉर्ड 38 सबसेक्शन 1 का वायलेशन करता है, यानी कट कर देता है बिना किसी वैलिड रीजन के, है ना, जो सप्लाई देना चाहिए उसे नहीं देता है, तो क्या होगा। तो वहां पे वही 3 महीने की सजा हो जाती है। तो ये भी एक क्वेश्चन बनता है आपका, ये भी आप ध्यान रखिएगा। For a construction which has materially altered the accommodation to the detriment of the landlord's interest or is likely to diminish its value substantially by the tenant, oral permission from landlord is sufficient, written permission of landlord is necessary। तो यहाँ पे written permission लेना पड़ता है। तो ये भी 12(1) का ही पार्ट है। अगर 12(1)(a) में ऐसा है ना कि अगर मान लिया कि वो कोई काम करवाता है, कोई मटेरियली अल्टर्ड चेंज करता है अकोमोडेशन में, और इस तरीके से चेंज करता है कि लैंडलॉर्ड के इंटरेस्ट में कहीं ना कहीं इंपैक्ट होता है, उसके इंटरेस्ट को प्रभाव करता है, इंपैक्ट करता है, या अकोमोडेशन की वैल्यू को डिमिनिश करता है, तो टेनेंट को ये सब करवाने से पहले लैंडलॉर्ड से एक लिखित में परमिशन लेनी पड़ेगी, तब वो ऐसा कर सकता है। अगर नहीं ऐसा करेगा तो उसको इस आधार पे एविक्ट भी किया जा सकता है, लैंडलॉर्ड कर सकता है। तो आई थिंक 13 भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। कमिंग क्वेश्चन इज द प्रोविजन ऑफ एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट अप्लाइज टू। अब एक कहाँ पे अप्लाई होता है, तो ये जब आप पढ़ेंगे तो आपको स्टार्टिंग में ही आपको समझाया गया है कि इसकी एप्लीकेबिलिटी क्या होगी। द एक्ट टू अप्लाई इन सर्टेन अकोमोडेशन, नथिंग इन दिस एक्ट शैल अप्लाई टू अकोमोडेशन विच इज द प्रॉपर्टी ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, वहां पे तो गवर्नमेंट बताया है। और जब आप 3 पढ़ेंगे, सबसेक्शन 1 का सेक्शन 1 का सबसेक्शन 3 पढ़ेंगे तो वहां पे बताया है कि फर्स्ट शेड्यूल में जो है कई जगह हैं, वहां पे जहां पे फर्स्ट शेड्यूल इसका देखिएगा लास्ट में, इस एक्ट के लास्ट में, तो उसी एरिया में जो फर्स्ट शेड्यूल में स्पेसिफाइड है वहीं पे एप्लीकेबल होता है। Tenant may be evicted on the ground of bona fide need of landlord for residential purpose, but the need does not extend to। अब कहना भाई बोना फाइड ठीक है, उसको जरूरत पड़ी लैंडलॉर्ड को, तो इस ग्राउंड पे उसको टेनेंट को एविक्ट करा सकता है, लेकिन अब कह रहे हैं कहाँ तक एक्सटेंड नहीं होगा। हिज सन्स नीड, उसके बेटे की जरूरत है, ठीक है, इसके आधार पे भी एविक्ट करवा सकता है। नीड ऑफ द अदर फैमिली मेंबर, इसके आधार पे भी एविक्ट करवा सकता है। नीड ऑफ एनी पर्सन फॉर हुज बेनिफिट अकोमोडेशन इज, ये भी हो सकता है। नीड ऑफ एनी अदर टेनेंट पेइंग मोर रेंट, ये नहीं हो सकता है ना, कल को कोई और टेनेंट आए उससे ज्यादा पैसे दे तो उसके आधार पे वो पहले वाले टेनेंट से एविक्ट नहीं करवा सकता। ये क्वेश्चन वो पूछ रहे थे। 16 में विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट रिगार्डिंग नोटिस ऑफ इंक्रीज ऑफ अरियर्स ऑफ रेंट। अगर मान लिया लैंडलॉर्ड इंक्रीज कर रहा है, जो भी रेंट बकाया है उसके रिगार्डिंग इंक्रीमेंट कर रहा है, तो उसको नोटिस देनी पड़ती है लैंडलॉर्ड को। तो कहते हैं नोटिस मस्ट बी गिवन ओरली और इन राइटिंग बाय लैंडलॉर्ड और ऑन बिहाफ ऑफ द लैंडलॉर्ड। ये नहीं, गलत है। नोटिस में बी गिवन टू टेनेंट पर्सनली और टू वन हिज एडल्ट मेंबर ऑफ फैमिली और टू हिज सर्वेंट। तो ये वाला करेक्ट है। तो इसमें देखिए कि किस तरीके से ऑप्शन दिया है, 1 इज रॉन्ग 2 इज राइट, ये ऑप्शन दिया है। फिर बोला 2 इज राइट 1 इज रॉन्ग, दोनों एक्चुअली में सेम है, तो आप सी और डी दोनों बोल सकते हो, यानी कि ई वाला ऑप्शन सही है। दोनों बात सही सेम कह रहा है। A revision against the final order passed by the rent controlling authority on an application submitted by a retired government servant for eviction of his tenant on the ground of bona fide requirement shall be 2। तो इस तरीके का क्वेश्चन पहले भी मैंने डिस्कस कर लिया, तो हाई कोर्ट ही होगा। मेंबर ऑफ द फैमिली डू नॉट इंक्लूड, ये भी क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर लिया कि मेंबर कौन कौन आते हैं। स्पाउस भी आती हैं, अनमैरिड डॉटर भी आती है, अनमैरिड सिस्टर भी आती है, मैरिड डॉटर लेकिन नहीं आती। तो ये वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा डी वाला। कमिंग क्वेश्चन, after a notice of demand for arrears of rent has been served on tenant, he should pay or tender the arrears of rent to save himself from eviction। तो ये 2 महीने का है। अगर मान लो नोटिस दे दिया गया उसको, ये बात कहाँ लिखी है देखिए, सेक्शन आपको हो सकता है प्रॉब्लम सर्च करने में। तो जब आप आओगे 12 में, तो जो 12 बात करता है रिस्ट्रिक्शन ऑन एविक्शन ऑफ टेनेंट्स, यानी कि टेनेंट पर रिस्ट्रिक्शन लगा कि भाई उसे खाली नहीं करवा सकते हो। फिर बोला लेकिन नीचे के जो भी कंडीशन है ए से लेके पी तक, अगर उनमें से कहीं फॉल होता है टेनेंट तो खाली भी करवा सकता है। ठीक है, तो उसमें से पहला ही ए वाला ही है कि टेनेंट ने रेंट नहीं दिया, ना उसने टेंडर किया अरियर्स ऑफ रेंट को लीगली, है ना, और जब उसे नोटिस भेज दिया गया था तो 2 महीने के अंदर उसने ऐसा नहीं किया, तो उस बेसिस पे लैंडलॉर्ड जो उससे एविक्ट करवा सकता है। तो क्वेश्चन घुमा के थोड़ा आया है कि टेनेंट मतलब कैसे बच सकता है एविक्शन से।
कैसे बच सकता है कि अगर वो विद इन 2 मंथ जो है नोटिस जब उसको सर्व हो गई तो वो पे अगर कर दे 2 महीने के अंदर अंदर अपना रेंट, जो भी अरियर्स था, रेंट बाकी था, तो वो एविक्शन से बच जाएगा। ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। अंडर विच प्रोविजन ऑफ एमपी एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट 1961 पेनाल्टीज कैन बी इम्पोज्ड ऑन ए लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट, ये मैंने पहले भी बता दिया आपको। सेक्शन 43 पेनाल्टीज की बात करता है, ना सिर्फ टेनेंट पे बल्कि लैंडलॉर्ड पे भी बात करता है। वो कहता है लैंडलॉर्ड ये एक प्रोविजन नहीं फॉलो करेंगे तो ये इतनी पेनाल्टीज होगी, टेनेंट ये प्रोविजन फॉलो नहीं करेगा तो इतनी पेनाल्टीज होगी। वहाँ पेनाल्टी इम्प्रिजमेंट की बात की गई है। मोस्टली आप ध्यान में रखिए कि लैंडलॉर्ड के बारे में 3 महीने तक की सजा बोली गई है, फाइन 1000 रुपये तक लगाया जा सकता है। ऐसी ऐसी बातें वो वहाँ पे कर रहे हैं। Coming question, a landlord who recovers the possession of an accommodation under a court's decree passed under section 12(1)(e) of MP Accommodation Control Act can re-let it within 2 years of obtaining such possession with the permission of the court with the permission of the rent controlling authority। तो इसका B वाला करेक्ट आंसर है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। कमिंग क्वेश्चन, विच प्रोपोजिशन इज करेक्ट? लैंडलॉर्ड कैन फाइल ए सूट फॉर एविक्शन ऑन बोनाफाइड ग्राउंड। इसका ये है, सी वाला करेक्ट ऑप्शन है। लैंडलॉर्ड मस्ट बी ओनर ऑफ द अकोमोडेशन टू फाइल ए सूट फॉर एविक्शन ऑन द ग्राउंड ऑफ बोनाफाइड। वो ओनर होना चाहिए लैंडलॉर्ड। If the tenant denies the title of the landlord and set up title in himself in the written statement, it's ground for eviction under section, इसका आंसर है बी, सी वाला। 12 पढ़ लीजिएगा आप। इफ एनी लैंडलॉर्ड कंट्रोवेन द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 31(8), ये भी मैंने बता दिया कि 43 में पेनल्टीज के बारे में बताया है, और वहाँ पे 43 में सबसेक्शन 5 में बताया है कि 38 का उल्लंघन करता है। 38 का उल्लंघन क्या है? 38 यानी कि लैंडलॉर्ड जो है नेसेसरी जो सप्लाई, एसेंशियल सप्लाई है वो बंद कर देता है, करंट बंद कर देता है, पानी नहीं देता है टेनेंट को, तो उसको माना जाता है 38। ऐसे नहीं कर सकता लैंडलॉर्ड जब तक कि कोई जेन्युइन रीजन ना हो, ऐसा नहीं कर सकता वो। फिर भी अगर करता है तो पेनाल्टीज उस पर लगेगी, और ही शैल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 3 मंथ, 3 महीने तक की उसको सजा हो जाएगी। कमिंग क्वेश्चन, ए लैंडलॉर्ड हैज एक्वायर्ड एन अकोमोडेशन बाय ट्रांसफर, he cannot sue for eviction on the ground of bona fide requirement under section 12(1)(e) और F of MP Accommodation Control Act before completing the period of 1 year है यहाँ पे। अगर लैंडलॉर्ड ने अकोमोडेशन बाय ट्रांसफर एक्वायर किया है तो वो he cannot sue for eviction on the ground of bona fide requirement, तो कहते हैं कि सूट फाइल नहीं कर पाएगा। जो बोनाफाइड ग्राउंड दिया है वहां पे 12(1)(e) दिया है, F दिया है, कम से कम 1 साल तक नहीं कर सकता। 1 साल हो जाएगा उसके बाद ये आधार ला के वो टेनेंट को एविक्ट करवा सकता है। तो बी वाला ऑप्शन इज द करेक्ट वन। तो आई थिंक 25 क्वेश्चन हो गया, वीडियो लेंथी हो जाएगा। मैं आपको कहता हूं कि मैं सेकंड वीडियो भी इस पे बनाऊंगा जिसमें और भी क्वेश्चन है जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन है, और हमारे उसमें क्वेश्चन इंक्लूड रहेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें मोटिवेट करने के लिए कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ताकि हमें मोटिवेशन मिले। और इसी पार्ट का सेकंड वीडियो हम जल्दी से ले आए, आने वाले 1 या 2 दिन में इसकी वीडियोस मिल जाएगी। तो आप हमें कमेंट करेंगे तो हमें एहसास होगा, फील होगा, पता चलेगा कि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है। लास्ट में मैं आपसे सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। और आपने अपना कीमती वक्त दिया उसके लिए थैंक यू सो मच।